तुझे वक्त से लड़ना है, तुझे हालात से लड़ना है। क्यों बैठे हो थक कर, उठो तुम्हें बिहार से लड़ना है। क्योंकि बिहार की मानसून बदल रही है, इसमें अपनी पढ़ाई को बाधित नहीं होने देना है। उठिए जागिए मेरे शेर और आइए ऑनलाइन तरीकों से जुड़िए और एडुकेयर एकेडमी के साथ जुड़िए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ क्लास 10th के बच्चों के लिए त्रिभुज के ऐसे सभी थ्योरम जो एक ही क्लास में आपको सभी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराया जाएगा और इस पे आधारित सभी प्रश्नों को बनवाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला थ्योरम क्या है। सबसे पहले कहते हैं हम लोग कि त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। व्हाट इज ट्रेंगल, ट्रेंगल क्या है। तो ट्रेंगल होती है तीन भुजाओं से ऐसी बंद आकृति, तीन भुजाओं से ऐसी बंद आकृति जिसके सभी कोनों का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे त्रिभुज कहते हैं। अब आती है बात काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेस ऑन साइड, यानी कि भुजा के आधार पे त्रिभुज की बंटवारा कितने भागों में किया गया है। तो भुजा के आधार पर यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल है। तो भुजा के आधार पर मेनली तीन भाग में त्रिभुज को बांटा गया है और कोण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जो आप लोग जानते हैं और हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज जिसका सभी भुजा देख रहे हैं कि आप लोग बराबर है, ए बी सी, यानी कि सभी भुजा आपस में बराबर होगा तो वैसे त्रिभुज को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु ट्रायंगल जिसका दो भुजा ए बी और सी है, जिसका दो भुजा ही बराबर होगा यानी कि यह दोनों साइड इक्वल होगा तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। स्केलर ट्रायंगल इसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है, यह एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका कोई भी भुजा मेरे दोस्त बराबर नहीं होता है। भुजा कहने का अर्थ है साइड, जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, स्केलर ट्रायंगल। अब आते हैं एक्यूट एंगल का बात करते हैं। एक्यूट एंगल आपके घर में छोटा प्यारा नन्हा मुन्ना बच्चा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कि यह बेबी क्विट है, क्विट बेबी बोलते हैं, यानी कि अपने बुजुर्गों को थोड़े बोलते हैं मेरे दादाजी क्विट हैं, बच्चों को ही बोलते हैं। इसलिए यह बच्चा वाला त्रिभुज है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि यह एंगल हमेशा मान लीजिए आप कि 50 डिग्री होगा तो यह एंगल 40 डिग्री होगा, तो यह एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि दो एंगल जो है यह हमेशा 90 से छोटी एंगल होगी। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, उसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। और जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए कि यह ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल, तो इसका नाम हो गया ए बी और सी, इसका वैल्यू हमेशा 90 डिग्री प्लस थीटा होगा, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा, इसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। यह और यह दोनों एंगल का मान जो होगा 90 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पे इसका नामकरण आप लोग कर लीजिएगा जैसे कि आप समझ गए। अब आपको हम समझाते हैं कि समरूपता और सर्वांगसमता में क्या अंतर होती है। तो सर्वांगसम होने का डिफिनेशन देखेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर, दोज फिगर दैट हैव, ध्यान दीजिएगा, और सेम शेप एंड सेम साइज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। सेम शेप और सेम साइज कहने का मतलब है, शेप के मतलब होता है आकार, साइज का मतलब होता है उसका लंबाई, उसका चौड़ाई और उसका ऊंचाई। अब यहाँ पे बात आएगा कि सेम शेप, यहाँ देखिएगा ध्यान से, सेम शेप कहने का मतलब है कि इसका जो आकार है वह सेम होना चाहिए। तो क्या यह दोनों स्क्वायर का आकार आप देख लिए सेम है। अब यहाँ पे इस स्क्वायर में इस स्क्वायर का आकार से तुलना कर लिए, अब इसके आकृति से तुलना करेंगे, यानी आकार और आकृति साइज से तुलना करेंगे, दोनों बराबर है, दोनों एक साइज का है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे, इस दोनों को क्या बोलेंगे, सर्वांगसम फिगर है। अब आता है बात सिमिलरिटी फिगर के। तो दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप यानी कि सेम आकार का हो, इसका रेशियो अलग होता है, ठीक है। एक ही बात इसमें सेम शेप यूज करते हैं, यानी कि अगर यह एक ट्रायंगल है
तो इस ट्रायंगल की आकृति बड़ी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, यानी कि सेम शेप के साथ जिसका काम किया जाएगा, सेम शेप के साथ उसे हम लोग सिमिलरिटी बोलते हैं। तो इसके आधार पर अभी आपको हम आगे बताएंगे कि कैसे करेंगे आप। त्रिभुज के सर्वांगसम होने का, अब देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज के सर्वांगसम होने का 3 नियम होता है, और इस तीनों नियम को फुलफिल करेगा तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। जैसे मैं यहाँ बोर्ड पे आपके सामने 2 फिगर बना रहा हूं, 2 त्रिभुज के फिगर बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। 2 त्रिभुज का यह फिगर है, और इसमें हम बताएंगे कि यह सिमिलर कैसे होता है, सिमिलरिटी के गुण इसमें कैसे सिद्ध किया जाता है। तो इसका आप कुछ नाम रखेंगे, त्रिभुज ए, बी और सी, इसका नाम रखेंगे त्रिभुज डी, ई और एफ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को देखना है ए सिमिलरिटी से, यानी कि एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, यानी कि कोण 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 वाला समरूपता से देखेंगे कि कोण कोण कैसे बराबर होता है। कि किसी भी 2 त्रिभुज में इसका तुलना करेंगे, अगर हम लोग किसी भी 2 त्रिभुज में इसका तुलना करेंगे, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे कोई कोण होगा, यहाँ पे भी कोई कोण होगा, यहाँ पे भी कोई एंगल होगा, यहाँ पे भी कोई एंगल होगा, यह निश्चित रहता है। सिमिलरिटी में यह बात निश्चित रहता है। तो इस बात के साथ अब आप मान लीजिए कि इसका नाम है x डिग्री, इसका नाम है a डिग्री, इसका नाम है b डिग्री। यह भी हो जाएगा x डिग्री, ये भी हो जाएगा b डिग्री, और ये भी ई वाला a डिग्री, a डिग्री, और ई वाला b डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा इस फिगर को कि ए क्या कहता है, कोण 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 क्या कह रहा है। तो कोण कोण के समरूपता के आधार से हम लोग किस प्रकार से त्रिभुज को समरूप होने की बात कहते हैं। यानी कि देखिएगा सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि त्रिभुज एबीसी में ए वाला जो एंगल है, एंगल ए बराबर x डिग्री है। त्रिभुज डीईएफ में, अब त्रिभुज किस में देखना है, डीईएफ में, त्रिभुज डीईएफ में जब आप देखेंगे तो कोण डी बराबर क्या है, कोण डी बराबर x डिग्री है। तो दोनों समान कोण है, दोनों त्रिभुज में समान कोण है। अब इसके बाद आगे के तरफ चलेंगे, कोण बी में देखेंगे कि a डिग्री है, कोण बी बराबर क्या है, a डिग्री है। और यहाँ पे कोण ई बराबर देखेंगे कि क्या है, कोण ई बराबर a डिग्री हो गया। अब आगे चलेंगे, कोण सी में देखते हैं कि कोण सी में क्या है, कोण सी का वैल्यू b डिग्री है। अब यहाँ पे भी देखेंगे कि कोण एफ का वैल्यू क्या है, कोण एफ का वैल्यू क्या है, तो b डिग्री है। तो इस प्रकार से जब आप देख लिए कि सभी का वैल्यू आपस में इक्वल है, तो इसी नियम को तो आप कहते हैं कि कोण 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 के समरूपता के आधार पे, यानी कि ए एंगल 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 के समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी और सी समरूप है डी ई एफ के साथ। यह जब समरूपता की बात हो गई, तो समरूप जब त्रिभुज होगा तो इसका कंडीशन है कि इसके भुजाओं का जो अनुपात होगा, इसके साइड का जो रेशियो होगा, वह आपस में इक्वल होगा। ध्यान से देखिएगा कि इस B के सामने का साइड क्या है, AB है, B के सामने का साइड क्या है, AB है, और इस B के सामने का साइड क्या है, DE है, D और E है, इसके साथ लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा A के सामने का साइड क्या है, AC है, A के सामने का साइड AC है, अपॉन A के सामने का साइड DF है, इसको भी लिखेंगे कि यह DF है। अब बताइएगा कि इसमें तीसरा एंगल B है, उस एंगल B के सामने हो गया, यहाँ पे A के सामने x डिग्री है, तो इसके सामने कौन सी भुजा है, BC है, तो यहाँ पे लिखेंगे BC अपॉन, यहाँ x डिग्री के सामने क्या है, EF है। तो यह बात समरूप होने के साथ साथ यह बात भी क्लियर आप लोग करते चलिएगा कि जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसके भुजाओं का जो अनुपात होगा, यानी कि उसके साइड का जो रेशियो होगा, वह आपस में इक्वल होगा, वह आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से यह बात क्लियर होता है, इसको आप लोग छापिएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, इसी नियम का छोटा भाई है एक नियम, इसी नियम का छोटा भाई है छोटा
भाई है। कौन है? ए, यानी कि दो कोण भी समरूप हो जाएगा। मान लीजिए कि यह दो कोण भी बराबर हो जाएगा। दो कोण x और a डिग्री b अगर बराबर नहीं है, b बराबर नहीं है तो b ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और जब त्रिभुज के तीन कोण का योगफल 180 डिग्री होगा, अब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसलिए इस नियम के आधार पर हम लोग कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि नहीं सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर, इसको सिमिलरिटी बोलते हैं, डी ई और एफ के साथ होगा। ए नियम से क्यों समरूप करते हैं? दो कोण भी बराबर हो जाएगा। तो आपको खुद सोचना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब दो कोण उसका बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। इसलिए ए के भी रूल से यह त्रिभुज सर्वांग सम होता है। तो ध्यान दीजिए और इसको नोट कीजिए। अब आप देखेंगे कि नियम एस क्या कहता है। अब इसके बाद दूसरे नियम को देखिए। दूसरा नियम है एस, यानी कि साइड एंगल साइड। इस नियम को जब आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यह किस आधार पे होगा। यानी देख लीजिए मेरे भाई कि यहाँ पे यह एंगल x डिग्री है और यह भी एंगल x डिग्री है। मान लीजिए x डिग्री है, क्या जाता है मानने में, क्योंकि x डिग्री है तो त्रिभुज, दो त्रिभुज लिखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। क्या लिखिएगा? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। जब डी ई एफ लिख दीजिएगा तो ध्यान रहे इस बात का कि इसमें जो एंगल बराबर है उसको पहले लिखिएगा। एंगल बी ए सी बराबर ई डी और एफ, एंगल ई डी और एफ बराबर x डिग्री आपको लिखना होगा। तो यह एक कोण तो बराबर हो गया ना। एक कोण जब बराबर हो गया तो इसका सामने का साइड ऑलरेडी बराबर होगा। इसका सामने का साइड क्या होगा? ऑलरेडी बराबर हो गया, क्योंकि त्रिभुज का यह नियम कहता है कि किसी भी त्रिभुज में जो कोण बराबर होगा उस कोण के सामने वाला साइड हमेशा बराबर होगा। तो त्रिभुज में तो यह सामने का साइड बराबर हो गया, यह साइड बराबर हो गया, और एक साइड और आपके समान से दिया रहेगा कि क्वेश्चन में कि यह भी साइड आपस में इक्वल है। यानी कि दूसरा साइड दिया रहेगा ए बी बराबर डी बराबर होगा। तो जैसे ही आपने यह साइड देखा कि बराबर है दो साइड और एक भुजा, दो भुजा और एक कोण, तो आप यहाँ पे सिमिलरिटी के जो नियम है, सिमिलरिटी के नियम कहता है कि दो भुजा यानी कि साइड, इंग्लिश भाई, दो साइड एक कोण यानी कि एंगल जब आपस में इक्वल होता है तो सिमिलरिटी के लिए एस के नियम को हम लोग फॉलो करते हैं। तो आइए अब इसके भुजा का रेशियो बनाते हैं कि जब त्रिभुज समरूप है तो इसके साइड का कुछ रेशियो होगा कि नहीं होगा। तो इसके साइड का रेशियो यही होगा कि अगर ए बी आप साइड लीजिएगा तो ए बी बटा डी साइड आपको लेना होगा, डी लेना होगा। अब इसके बाद में एसी साइड जब आप जाके लीजिएगा, एसी लीजिएगा यानी कि यह एसी लीजिएगा तो आपको यह डीएफ लेना होगा, डीएफ ले लिए। अब यहाँ पे बीसी लीजिएगा तो ईएफ लेना होगा, बीसी ले लिए तो ईएफ लेना होगा। तो इतना जब आप ले लिए तो यह रेशियो आपको याद रखना होगा, क्योंकि आप इसी रेशियो से प्रश्नों को बनाएंगे। तो इसके बाद अगला नियम कहता है एस क्या कहता है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, रुके रहिएगा आप लोग। एस यानी कि इसको मिटाइए नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए एबीसी और इसको।
तो अब यहाँ पे जो कोण था सब कोण x डिग्री, सभी कोण x डिग्री होगा, सभी कोण x डिग्री यानी कि सभी कोण x डिग्री। तो जब सब कोण बराबर होगा यानी मान लिए कि यह कोण एंगल बराबर भी नहीं है, इसको मिटा दीजिए कि यह कोण एंगल बराबर नहीं है, तो नहीं है। जब यह कोण बराबर नहीं है लेकिन यह बात दिया हुआ है कि तीनों साइड आपस में इक्वल है, तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो यहां से जैसे ही आप देखेंगे कि किसी भी त्रिभुज के एनी ट्रायंगल इक्वल थ्री साइड इज कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल। प्रॉपर्टी क्या कहता है? प्रॉपर्टी कहता है एस। तो यहां से आप लोग यह बात समझे कि त्रिभुज के तीन नियम, और सबसे बड़ी बात समझे कि समरूपता और सर्वांगक्षमता में क्या अंतर होता है। सर्वांगक्षम वह त्रिभुज होता है जिसका शेप और साइज दोनों बराबर होता है, लेकिन सर्वांगक्षम वही होता है जिसका शेप बराबर होता है, साइज नहीं। चलिए इसके बाद में देखते हैं हम लोग कि त्रिभुज में कोण पे आने वाली प्रश्नों को किस प्रकार बनाएंगे, त्रिभुज में कोण से आने वाली प्रश्न कैसे होता है और क्यों बनाया जाता है, इसको इस पे आधारित बात को चर्चा करेंगे। त्रिभुज एबीसी है, यहाँ पे मान लीजिए कि क्या है, यह त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी है। तो त्रिभुज एबीसी में तीन कोण होता है, तीन कोण यानी कि यह कोण का नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल लिखेंगे ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। यह परम सत्य बात है, इसमें कोई मिथ्या नहीं है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब बात आई कि त्रिभुज के तीन बहिष्ठ कोण होगा, तीन आंतरिक कोण होता है, तो त्रिभुज में तीन बहिष्ठ कोण भी होता है। तो बहिष्ठ कोण के योगफल क्या होगा, और बहिष्ठ कोण क्या होता है, यह वाला एंगल जैसे आप देख रहे हैं त्रिभुज के बहिष्ठ कोण हो गया। अब यहां से इस साइड को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये बी पूरा बहिष्ठ कोण हो गया। अब इधर देखिएगा, ऊपर के तरफ अगर इस साइड को हम बढ़ाते हैं, ऊपर के तरफ इस साइड को बढ़ाते हैं, तो यह एक्सटर्नल एंगल इस कोण के लिए हो गया। तो तीनों एक्सटर्नल एंगल के सम कितना होगा, तीनों एक्सटर्नल एंगल के का सम कितना होगा, तीनों बहिष्ठ कोणों का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों बहिष्ठ कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर होता है। और एक बात और महत्वपूर्ण है जिसे चर्चा करना हम नहीं छोड़ेंगे, त्रिभुज में अगर तीन कोण या दो कोण दे दिया जाए, मान लीजिए, और इस भुजा को अगर बाहर के तरफ बढ़ा दिया जाए, इस भुजा को बाहर के तरफ बढ़ा दिया जाए, तो यहां से जैसे यह त्रिभुज ए बी सी और डी है, और इस साइड का मान पूछा जाए, यहाँ इसको 60 डिग्री, यहाँ आपको 50 डिग्री दे दिया जाए। अब आपसे पूछा जाएगा कि एंगल ए सी डी का वैल्यू बताइए, एंगल ए सी और डी का वैल्यू बताइए क्या होगा, एंगल ए सी और डी का वैल्यू बताइए। तो आप तो ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से क्या देख रहे हैं कि यह त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है, एक्सटर्नल एंगल है, और एक्सटर्नल एंगल के लिए हमारे गुरुजी ने पढ़ाए हुए हैं कि त्रिभुज के किसी एक्सटर्नल एंगल यानी कि बहिष्ठ कोण का मान उसके सामने वाले दो आंतरिक कोण के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पे एंगल ए सी डी बराबर एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, ए बी और सी को हम लोग मान के चलेंगे। यानी कि जो यहाँ पे 60 डिग्री और 50 डिग्री दिया हुआ है, 60 और 50 डिग्री यानी कि यह 110 डिग्री, तो यही तो होता है एक्सटर्नल एंगल का सम, और नहीं तो यह लीनियर इक्वेशन वाला, लीनियर लाइन वाला जो डायग्राम है, इस पे आधारित बना लीजिएगा
कि किसी भी रेखा को जब दूसरी रेखा काटती है तो लीनियर कोण जो होता है यह 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि 60, 50, 110 तो इधर वाला हो जाएगा 70। तो ये अगर 70 हो गया तो ये पूरा 180 ना होता है जी। तो ये कितना हो जाएगा, तो इतना 180 में से घटाइएगा, 180 माइनस 70 कीजिएगा तो यह 110 के बराबर होगा। तो इस तरह करके भी आप निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय। और आप लोग बिहार की भूमि पर जन्मे हैं और भारत की भूमि पर जन्मे हैं तो संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि संघर्ष यहाँ की मिट्टी में है, संघर्ष आपके खून में है। संघर्ष करो, जियो और जीने दो। जय हिंद, जय भारत।